मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम फिज़िक्स ना पढ़कर बचपन में हमारे द्वारा की गई जो एक्टिविटी है उसके बारे में हम बात करेंगे। बचपन में आप सभी ने एक्टिविटी की होगी, एक स्केल को अपने बालों पर रगड़कर कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े को ऊपर उठाने का, लिफ्ट करने का जादू आप लोगों ने सभी को दिखाया होगा। अपने छोटे भाई बहन को, अपने पेरेंट्स को या अपने क्लासमेट्स को आपने ये एक एक्टिविटी अपने क्लास में ज़रूर रिप्रेजेंट की होगी या घर पर ज़रूर रिप्रेजेंट की होगी। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, क्या उस समय आपने कभी सोचा था कि स्केल को बालों पर रब करने से हो क्या रहा है, वो किस तरह से उस पेपर को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी उसमें आ रही है। तो आज हम उसी पर बात करेंगे। और सबसे पहले उस चीज़ को समझने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो समझना ज़रूरी है। अगर हम सोडियम एटम की बात करें कि सोडियम एटम में 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 11 प्रोटॉन्स होते हैं। ओके, एंड चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ द प्रोटॉन they are equal to 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है जबकि प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है, एंड दिस वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर ई, यानी कि चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन बी रिटन एज माइनस ई, वेयर एज चार्ज ऑफ द प्रोटॉन कैन बी रिटन एज प्लस ई। इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम माइनस ई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रोटॉन के चार्ज को प्लस ई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखें, क्योंकि दोनों का चार्ज इक्वल है तो सोडियम एटम में 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 11 प्रोटॉन्स हैं, तो हम बोल सकते हैं सोडियम एटम का नेट चार्ज कितना है, 0 है। इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ओके, इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, 281। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अगर ये सोडियम एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो अब इस सोडियम के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 11 प्रोटॉन्स हैं। इसके पास एक प्रोटॉन एक्सेस में है, इसलिए इसके ऊपर कैसा चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव। ओके, इसी तरह से अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के अंदर 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 17 प्रोटॉन्स हैं। इट इज़ आल्सो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स है और दोनों का चार्ज इक्वल है, इसलिए इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। लेकिन इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो क्या है, 287। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन अगर ये गेन करता है तो नाउ इट बिकेम हैव 18 इलेक्ट्रॉन एंड 17 प्रोटॉन। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्सेस में है, इसलिए इस पर कैसा चार्ज डेवलप हो जाएगा, नेगेटिव। तो इससे ये चीज़ तो क्लियर हो रहा है कि जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है दैट सब्सटेंस विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, और जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है दैट सब्सटेंस एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज। फॉर एग्जाम्पल, नाउ इफ ए एंड बी, ए और बी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, सपोज हम ए और बी को रब कर रहे हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम बी गेट ट्रांसफर्ड टू ए, तो जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है दैट एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज, और जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है दैट सब्सटेंस एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज। ओके, मान लेते हैं कि सपोज 5 इलेक्ट्रॉन्स गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम बी टू ए। इसका मतलब क्या है, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, therefore the charge of A is equal to 5 times of E, और चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव। इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसके पास 5 प्रोटॉन एक्सेस में है, और प्रोटॉन का चार्ज भी कितना होता है, चार्ज ऑफ इक्वल टू द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो इसका चार्ज कितना हो जाएगा, 5 टाइम्स ऑफ E, लेकिन ये चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव। यानी A और B पर इक्वल अमाउंट के चार्ज डेवलप हुए। मान लेते हैं इंस्टेड ऑफ ट्रांसफर ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन, मान लेते हैं 15 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, तो A का चार्ज कितना हो जाएगा, -15, और बी का चार्ज कितना हो जाएगा, +15 ही। ओके, तो यहाँ पर आप चीज़ समझ पा रहे होंगे कि चार्ज इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ओके, क्या ये पॉसिबल है कि किसी सब्सटेंस पर चार्ज हो 7/2 टाइम्स ऑफ ई? इज इट पॉसिबल, आइदर प्लस और माइनस? तो यहाँ पर आप ध्यान दें, क्या इलेक्ट्रॉन जब भी ट्रांसफर होगा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में तो पूरा कंप्लीट होगा, वो फ्रैक्शन में नहीं होगा। अब 3 इलेक्ट्रॉन पूरे ट्रांसफर हुए और 1 इलेक्ट्रॉन आधा ट्रांसफर हुआ, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा एज ए होल होगा, नॉट इन फ्रैक्शन। एंड दैट्स व्हाई द चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ E, एंड दिस प्रॉपर्टी is called quantization of charge. Charge on any substance is always equal to integral multiple of charge of the electron. Okay? And what is the cause for the quantization? इलेक्ट्रॉन जब भी ट्रांसफर होगा एज ए होल होगा, नॉट इन फ्रैक्शन। अभी हमने चार्ज की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, एंड मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ दैट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज Q is equal to n times of E, and this property is called quantization of charge. और इसका कॉज भी हमने डिस्कस किया था। कॉज क्या है, इलेक्ट्रॉन जब भी ट्रांसफर होगा एज ए होल होगा, नॉट इन फ्रैक्शन।
and the minimum possible charge is either plus E or minus E. इससे कम चार्ज पॉसिबल नहीं है। रिसेंटली क्वार्क की एग्जिस्टेंस को प्रिडिक्ट किया गया है थियोरेटिकली, ओके, एंड क्वार्क्स आर द एलिमेंट्री पार्टिकल हैविंग चार्जेस इक्वल टू 1/3 times of E or 2/3 times of E, either plus or minus। ये साइंटिस्ट और फिजिसिस्ट के द्वारा थियोरेटिकली क्वार्क की एग्जिस्टेंस को प्रिडिक्ट किया गया है। मान लेते हैं कि एक्सपेरिमेंटली क्वार्क का एग्जिस्टेंस प्रूफ हो जाता है। इवन इन दैट केस quantization of charge will hold good, but in that case the expression will be equal to plus minus n times of 1/3E, and the minimum possible entity of the charge is 1/3 times of E plus or minus। यानी उस केस में भी quantization of charge valid रहेगा, but the minimum possible charge is 1/3 times of E when we rub the two objects against each other, okay। चार्ज डेवलप्स ऑन देम बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। क्या आपके दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आया कि इलेक्ट्रॉन ए से बी में ट्रांसफ़र होगा या बी से ए में ट्रांसफ़र होगा? ये ज़रूर आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, और आपको बताना चाहूँगा कि इलेक्ट्रॉन ए से बी में ट्रांसफ़र होगा या बी से ए में ट्रांसफ़र होगा, दैट विल डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द सब्सटेंस, और वी कैन से वर्क फंक्शन ऑफ द सब्सटेंस। वर्क फंक्शन का क्या मीनिंग है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी इस सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। मान लेते हैं वर्क फंक्शन ऑफ ए इज W1 एंड वर्क फंक्शन ऑफ बी इज W2, ओके, एंड इफ W2 इज मोर देन W1, यानी कि किसका वर्क फंक्शन है? कम है, ए का। इसका मतलब क्या है? ए से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है एज कंपेयर टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बी। तो जब हम इनको रब करेंगे तो किससे इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल सकता है? ए से, जिसका वर्क फंक्शन कम है। इससे अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा कहाँ जाएगा? वो बी में। यानी इस केस में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ ट्रांसफर होंगे? फ्रॉम ए टू बी। और जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उस पर कैसा चार्ज डेवलप होगा? पॉजिटिव। और जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उस पर कैसा चार्ज डेवलप होगा? नेगेटिव। इसका मतलब क्या है? जिसका वर्क फंक्शन कम है दैट सब्सटेंस विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, और जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा है दैट सब्सटेंस एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज। अगर हम चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अभी अभी हमने डिस्कस किया है कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ओके। सेकंड, इसके अलावा क्या प्रॉपर्टी हो सकती है कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज किस तरह की क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। ये एक सब्सटेंस है जिसके इस पार्ट में चार्ज है +3, यहाँ चार्ज है -2E, यहाँ चार्ज है -E, और यहाँ पर चार्ज है 7E, ओके। व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट? इस सब्सटेंस पर नेट चार्ज कितना होगा? दैट विल बी इक्वल टू 7 times of E। दैट इज वी हैव टू टेक द algebraic sum because it is a scalar quantity। And third property is that charge is conserved। Conservation of charge means charge can neither be created nor be destroyed, it only get transferred from one object to another, okay। उसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ना क्रिएट कर सकते हैं, ये सिर्फ ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। जब हम कॉम को रब कर रहे हैं, कॉम एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज, द रीजन इज दैट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आवर हेयर इट गेट ट्रांसफर्ड टू द कॉम, ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है वो आप ध्यान दें कि चार्ज इट विल रिमेन सेम even if speed changes। अगर स्पीड चेंज भी हो रही है, इंक्रीज भी हो रही है, डिक्रीज भी हो रही है, बट द चार्ज विल रिमेन सेम, ओके। एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, आप लोगों के दिमाग में आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो आप बताओ। मान लेते हैं ये एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m, ओके। नाउ इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। अब बताओ इसका मास क्या होगा? अब इसका मास मोर देन m होगा, लेस देन m होगा, और इक्वल टू m होगा, इट विल रिमेन सेम। तो ध्यान देना, पॉजिटिव चार्ज कैसे डेवलप होता है? पॉजिटिव चार्ज कैसे डेवलप होता है? अगर सब्सटेंस अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करे। इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट्री पार्टिकल जरूर है, बट इट आल्सो पॉजेस मास। तो जो सब्सटेंस पॉजिटिवली चार्ज है, फॉर एग्जांपल अगर हम सोडियम की बात करें, Na पॉजिटिव और Na, ओके, ये न्यूट्रल सोडियम है, ये पॉजिटिवली चार्ज सोडियम है। तो मास ऑफ न्यूट्रल सोडियम इज मोर देन द पॉजिटिवली चार्ज सोडियम, ओके। यानी कि जो सब्सटेंस पॉजिटिवली चार्ज है, इट्स मास विल बी लेस देन द मास इन न्यूट्रल स्टेट, और जो सब्सटेंस नेगेटिवली चार्ज है उसका मास ज़्यादा होगा क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए।
तो जब हम कूलम्स लॉ को डिफाइन करेंगे, जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हम बोलते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मैसेसिव ऑब्जेक्ट, वहाँ वर्ड हम यूज़ करते हैं अट्रैक्शन, लेकिन इन केस ऑफ चार्ज वो अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्शन भी हो सकता है, इसलिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे इसके स्टेटमेंट को लिखते समय, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस and inversely proportional to square of distance between them. Okay, combining these two, what we can write? We can write it is proportional to q1 q2 upon r square. जब भी हम किसी proportional sign को हटाते हैं, we have to put a constant, and here that constant is represented by k, and this k is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught, and its numeral value is 9 into 10 raised to power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. अब मैंने k की यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर कैसे लिखी है, इस रिलेशन को देखो. हमें k की यूनिट चाहिए, r स्क्वायर को इधर लाओ, q1 q2 को इधर लाओ, तो k की यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर. ओके, इस k को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट. क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट. और इस रिलेशन के अंदर एक और नई टर्म नजर आ रही है, दैट टर्म इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. क्या बोलेंगे? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एंड इट्स वैल्यू इज 8.85 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -12, और इसकी जो यूनिट होगी वो k की यूनिट के उल्टी होगी. दैट इज हम इसको लिख सकते हैं न्यूटन इनवर्स मीटर रेज़्ड टू पावर -2 या कूलम स्क्वायर. Therefore, the force between the two charged particles can be written as 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 upon r square. This expression clearly indicates that force depends upon three factors. एक फैक्टर तो है प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, दूसरा फैक्टर है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, एंड तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें नजर आ रहा है वो क्या है? नेचर ऑफ द मीडियम इन बिटवीन द टू चार्जेस, इन दोनों चार्जेस के बीच का मीडियम. बिकॉज ये जो परमिटिविटी है इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम इन बिटवीन टू चार्जेस. ओके, इन क्लास 9th आप लोगों ने रिलेटिव परमिटिविटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में पढ़ रखा होगा. रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस. मीन्स we are comparing the density of given substance with the density of water, and that comparison is called relative density. Similarly, the relative permittivity is the comparison of permittivity of the medium to the permittivity of free space, and this ratio is also called dielectric constant. So dielectric constant or relative permittivity, it can be defined as ratio of permittivity of the medium to the permittivity of free space. Okay, now look at this diagram. Q1 and Q2 are two charges separated by r distance. Let the medium in between them is air or vacuum. In such case, the force between them is given by 1 upon 4 pi epsilon naught, where epsilon naught is the permittivity of free space or air. Okay, Q1 Q2 upon r square. If the same two charges are separated by same distance but placed in some medium, in such case the force between them is given by Fm and it is equal to 1 upon 4 pi epsilon. मीडियम चेंजेस, तो पहले वैक्यूम के लिए हम यूज़ करते हैं एप्सिलॉन नॉट, तो मीडियम के लिए हम यूज़ कर रहे हैं एप्सिलॉन, एंड q1 q2 अपॉन r स्क्वायर. नाउ इफ़ वी टेक द रेशियो ऑफ फर्स्ट बाय सेकेंड, यानी कि f नॉट बाय fm, ओके, सारी टर्म कैंसिल हो जाएगी एक्सेप्ट 1 बाई एप्सिलॉन नॉट एंड 1 बाई एप्सिलॉन, एंड इट इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, and this ratio is called relative permittivity. So relative permittivity or dielectric constant, it can also be defined as ratio of f naught by fm. Okay, तो इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कि dielectric constant can be defined as ratio of force between two charges when placed in vacuum to the force between same two charges when placed in medium. Okay, it has नो यूनिट. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की कोई यूनिट नहीं है, एज इट इज़ द रेशियो ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ क्वांटिटी. वाटर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 80 है, माइका के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 6 है. इसी तरह से डिफरेंट सब्सटेंस के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट है. ओके, सपोज अगर हमें फ्री स्पेस में फोर्स पता है, लेट द force in the free space is F, and we have to find the force between the same two charges in water, then it can be expressed as
F naught by K. Okay, means F by 80 as dielectric constant of water is 80. अगर हम Coulomb's law को वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करें, Q1 and Q2, these are two charged particles and they are separated by r distance. Okay, क्योंकि दोनों चार्ज सेम नेचर के हैं, they will repel each other. This is the force on first charge due to second, और ये है force on second due to first. अगर F12 का मैग्नीट्यूड लिखें, force on first due to second, its magnitude is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square. ओके, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ. लेकिन अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करें, किस फॉर्म में एक्सप्रेस करें? वेक्टर फॉर्म में अगर इसको हम एक्सप्रेस करें तो वी कैन राइट इट एज F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे? इस साइड को, इसके मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर देंगे बाय यूनिट वेक्टर, एंड दैट यूनिट वेक्टर मस्ट पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ये फोर्स का डायरेक्शन है, वही डायरेक्शन इसका भी होना चाहिए, एंड दैट यूनिट वेक्टर इज पॉइंटिंग फ्रॉम सेकंड टू फर्स्ट. इसलिए इसको क्या लिखेंगे? R21. क्या लिख सकते हैं? R21. सिमिलरली फॉर द फोर्स एक्टिंग ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा. ओके, इस फोर्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें फिर से एक यूनिट वेक्टर चाहिए, एंड दैट मस्ट पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दैट इज फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड. इसलिए उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे? एक यूनिट वेक्टर यूज करेंगे पॉइंटिंग फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड. ओके, एंड वी नो दैट these two unit vector R21 and R12, these two unit vector they are equal, दोनों का magnitude 1 है, but they are pointing in opposite direction, they are pointing in opposite direction. ठीक है? Now on comparing these two relations we can write F12 it is equal and opposite to F21. ये relation clearly क्या indicate कर रहा है कि Newton's third law is also applicable for electrostatic forces. तो कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करने का एक एडवांटेज क्या है कि हमें इससे ये पता चल रहा है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ इज एप्लीकेबल फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. यानी एक चार्ज दूसरे पे फोर्स लगा रहा है तो दूसरा चार्ज भी पहले पे उतना ही फोर्स लगाएगा. टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. अगर दो फोर्सेस इफ F12 एंड F21 दे आर इक्वल एंड अपोजिट, वो तभी पॉसिबल है इफ दे आर एक्टिंग अलोंग द line joining of the two charges. If they are acting along the line joining of two charges, they are acting along line joining of two charges. Such type of forces are called central forces. क्या बोलते हैं उसको? Central forces. Okay, and all central forces are conservative forces. सारे के सारे सेंट्रल फोर्सेस कैसे होते हैं? दे ऑल आर कंजर्वेटिव फोर्सेस. कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि दोज फोर्सेस बाय विच अगेंस्ट विच वर्क डन इट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, नॉट ऑन द पाथ. यानी अगर हम किसी चार्ज को मूव कर रहे हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन, तो वर्क डन किस पे डिपेंड करेगा? इट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, नॉट ऑन दी पाथ. कोई भी पाथ फॉलो करे तो वर्क डन इन ऑल द केसेस विल रिमेन सेम. भी हमने डिस्कस किया अबाउट importance of expressing the Coulomb's law in vector form. मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि क्या Coulomb's law की कोई लिमिटेशंस हैं? तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि Coulomb's law जो है वो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है. एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन इज दैट व्हेन प्रोटॉन्स आर इनसाइड द न्यूक्लियस, व्हेन प्रोटॉन्स आर इनसाइड द न्यूक्लियस, we cannot use Coulomb's law to express the force of interaction between the two protons inside the nucleus. Means this law is not valid for distances 10 raised power minus 15 meter, and this size is the nuclear size. Suppose there are a number of charges and we have to find the net force on a test charge Q0. Okay, अगर हम Q1 के कारण इस पॉइंट पर कितना फोर्स लग रहा है उसको चेक करें, दैट फोर्स विल बी F1 एंड इट्स डायरेक्शन इज अवे फ्रॉम द Q1. ये Q2 है, इस पॉइंट पर जो फोर्स होगा ड्यू टू सेकंड चार्ज दैट विल बी इक्वल टू F2. इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर जो फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल टू F3. ओके, वी नो दैट फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी. वी कैन नॉट टेक देयर algebraic sum. In order to find the net force on the test charge,
we have to take the vector sum of f1, f2 and f3 and so on, अगर if the number of charges are more. Okay, this property is called superposition principle. अभी हमने limitation पढ़ी कि Coulomb's law can be used only and only for point charges. Now in case of extended charge body, how we can use Coulomb's law to find the force on any test charge due to that distributed charge. Okay, तो charge distribution में तीन तरह के charge distribution होते हैं. If the charge is uniformly distributed over a wire, that type of distribution of charge is called linear charge distribution. And the charge density can be described as dq by dl, or it can be expressed as charge given per unit length. Okay, in case when the charge is uniformly distributed over a surface, in such case the charge distribution can be called as surface charge distribution, and the charge density is represented by sigma, and it is dq by dA, or it can be expressed as q by A, यानी कि it can be defined as charge per unit area. In case when the charge is uniformly distributed throughout the solid body, that type of distribution of charge is called volumetric charge distribution, and the charge density is represented by rho, and it is dq by dV, that is charge per unit volume, or it can also be expressed as q by v. Okay, its unit, इसकी जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी, कूलम पर मीटर, इसकी यूनिट आएगी कूलम पर मीटर स्क्वायर, और इसकी यूनिट आएगी कूलम पर मीटर क्यूब. These are the three different type of distribution of charges. Okay, now if we have to find the force on a test charge due to linear charge distribution, we cannot use Coulomb's law directly. Okay, in such case we have to take a part of the linear charge distribution, that the length of this part is dl, and charge on this part is dq, and distance of the point charge from the linear element is r. Okay, we can consider this small part of the linear distribution of charge as a point charge. हम इस part को एक point charge की तरह consider कर सकते हैं, and we can write the force on this test charge due to this element is given by 1 upon 4 pi epsilon naught, first charge q naught, second charge dq, and square of distance between them. Okay, in vector form we can write, हम एक यूनिट वेक्टर यहाँ एक्सप्रेस कर सकते हैं, दैट यूनिट वेक्टर मस्ट पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, क्योंकि ये पॉजिटिव एलिमेंट है और ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, तो यहाँ रिपल्सिव फोर्स होगा, तो इसको रिप्रेजेंट करने के हम एक यूनिट वेक्टर भी यूज कर सकते हैं. दिस इज द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज ड्यू टू दिस पार्ट. ओके, आवर पर्पस इज टू फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज ड्यू टू होल लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन. नेट फोर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वी हैव टू टेक इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड. इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म q नॉट dq अपॉन r स्क्वायर एंड r कैप. ओके, अब यहाँ पर आप ध्यान दें कि जो भी टर्म्स कांस्टेंट है दे कैन बी टेकन आउट फ्रॉम द इंटीग्रेशन साइन, मीन्स 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड इवन वैल्यू ऑफ टेस्ट चार्ज इज आल्सो कांस्टेंट. क्या ये बताओ ये डिस्टेंस क्या कांस्टेंट होगा? आप चेक कर सकते हैं कि व्हेन एलिमेंट इज एट दिस प्लेस द वैल्यू ऑफ r इज डिफरेंट. अगर एलिमेंट दूसरी पोजीशन पर है तो r की वैल्यू डिफरेंट है, इट मीन्स r इज नॉट कांस्टेंट. तो विद इन इंटीग्रेशन we can write dq upon r square and r cap, and in this way we can find net force on a test charge due to linear charge distribution. Similar steps we can find net force on a test charge due to surface charge distribution and volumetric charge distribution.